गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार शुक्ला भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 साधारण अपवाद और आवश्यकता के सिद्धांत को लेकर के आपके बीच में आया हुआ हूं। जैसा कि भारतीय दंड संहिता में अध्याय 4 साधारण अपवाद से काफी प्रश्न एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। अगर मैं फोकस करूं यूपीएसआई की मूल विधि और जीएस के कंटेंट में, तो 100 नंबर का मूल विधि संविधान और जीएस का पार्ट आने हैं, जिसमें से मूल विधि की चीजों को हम लोग अगर हाईलाइट करें तो आज हम उन्हीं चीजों को लेकर के आपके बीच में आए हैं। भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड संहिता 1860 जो कि लॉर्ड मैकाले जी के द्वारा अपडेट किया गया, व्यवस्थीकरण किया गया। भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 1862 में 1862 में भारतीय दंड संहिता प्रवर्तित हुआ। तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं कि भारतीय दंड संहिता साधारण अपवाद। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले इस बात को क्लियर करिए कि मूल विधि में हमें पढ़ना है भारतीय दंड संहिता। क्या पढ़ना है? भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता खास करके आईपीसी 1860, ठीक है। और इसमें हमें बात करनी है अध्याय 4 और ये है साधारण अपवाद। क्या है? साधारण अपवाद। ये है खास करके साधारण अपवाद अध्याय 4। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि भारतीय दंड संहिता में कुल आईपीसी में कुल 23 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। क्या है? 511 धाराएं हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं साधारण अपवाद। इसको आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि मैं आपको बेटा एक एग्जांपल दे दूं कि आवश्यकता का सिद्धांत का कंफर्मेशन या आवश्यकता का सिद्धांत की बात मैं अगर आपसे करूं तो यहां पर ध्यान देने वाली बात मात्र यह है कि यह आवश्यकता का सिद्धांत जो है, जैसे कि ऐसे कुछ मकान बने हुए हैं और इन्हीं मकानों के बीच में किसी एक मकान में आग लग गई और किसी व्यक्ति के द्वारा इस मकान को गिरा दिया गया। हालांकि इसमें अपराध तो हुआ, लेकिन इसके गिराने से आगे के मकान में आग लगने से रोकथाम हो गई, आगे के मकान जलने से बच गए। तो ये क्या है? ये अपराध तो हो रहा है, लेकिन यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति का दुराशय नहीं था, व्यक्ति का मनोविचार नहीं था, और ये रहा आवश्यकता का सिद्धांत। जैसे बेटा मैं आपसे एक बात अपडेट करूं कि 7 लोग नाव से जा रहे हों और अचानक नाविक को लगता है कि अगर हमारे नाव का भार हल्का हो जाए तो हम सब बच जाएंगे। नाव वेटेज हो गई, नाव भारी हो गई और उस 7 में से एक को उठा करके नाविक ने समुद्र में फेंक दिया, जिससे कि 5 लोग जिंदा रह गए, 6 लोग जिंदा रह गए। तो यह है आवश्यकता का सिद्धांत। हालांकि यह आगे बहुत मैं आपको बताऊंगा कि यह आगे काफी विवादित भी रहा। तो आवश्यकता का सिद्धांत खास करके दुराशय से प्रेरित नहीं होना चाहिए। आवश्यकता का सिद्धांत स्वहित से जुड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आगे मैं आपको एक बताऊंगा, एक केस आया था डेविड बनाम स्टेफन, डेविड वर्सेस स्टेफन का केस। तो मैं इन चीजों को आगे आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो खास करके आज का जो चैप्टर है वो है साधारण अपवाद, मतलब आवश्यकता का सिद्धांत। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी अपराध करके भी उसमें दुराशय न होने के कारण, अपराध होने के बाद भी हम उसे अपराध या अपराधी की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो देखिए यहां साधारण अपवाद में हम बेटा बात करेंगे धारा
76 से लेकर के धारा 106, और इसमें मैं आपको बता दूं धारा 76 से 95 खास करके साधारण अपवाद, और धारा 96 से 106 ये साधारण अपवाद से संबंधित है, प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है, प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो ये आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है कि धारा 76 से लेकर के 95 तक आप देख रहे हैं कि साधारण अपवाद है, और 96 से 106 ये आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा है। तो मैं आपको इसको अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि अध्याय 4 धारा 96 से 106 7 प्रकार के अपवादों का गठन करता है, या 7 प्रकार की अपवाद की बात करता है, 7 प्रकार के अपवादों की बात करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि 7 प्रकार के अगर मैं अपवादों की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इसमें 7 प्रकार के अपवाद की बात की गई है। तो सबसे पहले 7 प्रकार के अपवादों में 7 को आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 7 प्रकार के अपवाद की बात करता है अध्याय 4 में धारा 76 से लेकर के 106 तक। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि पहला जो अपवाद है वो तथ्य की भूल है। क्या है? तथ्य की भूल है। तो ये है 76 से 79, ये 76 से 79 धारा सेक्शन क्या है? तथ्य की भूल है। 76 से 79 तथ्य की भूल है। और खास करके अगर मैं आपको 77 और 78 की बात करूं, 77 से 78 की बात करूं सेक्शन, तो ये सेक्शन न्यायिक भूल की बात करता है, या न्यायिक कार्य की बात करता है, न्यायिक कार्य की बात करता है। ये न्यायिक कार्य की बात करता है, ये तथ्य की भूल की बात करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि 77 से 78 तक ये न्यायिक कार्य की बात करता है। और यही आपका तीसरा मैंने बात किया तो धारा 80 दुर्घटना से कारित अपराध की बात करता है, दुर्घटना से कारित अपराध की बात करता है सेक्शन 80। सेक्शन 80 दुर्घटना से कारित अपराध की बात करता है। और यही 4 में की बात करूं तो आप देख सकते हैं आपराधिक आशय का अभाव। क्या कहता है? आपराधिक आशय का अभाव, आपराधिक आशय का अभाव, आशय का अभाव, आपराधिक आशय का अभाव। कहने का तात्पर्य है कि आपराधिक आशय का अभाव, आपराधिक आशय का अभाव खास करके 81 से लेकर के 86 तक, खास करके बेटा सेक्शन 81 से लेकर के सेक्शन 86 तक, 81 से लेकर के सेक्शन 86 तक। अगर मैं बात करूं कि सम्मत से किया हुआ कार्य तो 87, 88, 89 तीनों धाराएं सेक्शन तीनों धाराएं सहमत से किया गया कार्य वाले होने वाले अपवादों की बात करता है। देखिए हम आपको सेक्शन बाय सेक्शन चीजों को पढ़ाते और समझाते चलेंगे, यहां से कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। हमें खास करके एग्जाम्पल पर ध्यान देना है। ये जो साधारण अपवाद की बात है खास करके ये आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है। आवश्यकता का सिद्धांत तात्पर्य कभी कभी अपराध होकर के भी अपराध नहीं होता, कभी कभी अपराध होकर के भी उसे अपराधी की श्रेणी में नहीं रखा जाता और वो अपराध नहीं कहलाता है। जैसे आवश्यकता का सिद्धांत मैंने क्यों कहा? क्यों कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी मकान को इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि उस मकान से लगे हुए काफी मकान हैं
और बीच में किसी मकान में आग लग गई, तो बीच की आग जिसमें जल रही है उस मकान को गिरा दिया गया, उसके पीछे के 4-5 मकानों को बचा लिया गया। तो उस समय की यह आवश्यकता थी, उन मकानों को बचाने के लिए बीच के किसी मकान को गिरा दिया गया जिसमें आग लगी थी। तो कहने का तात्पर्य है यह अपराध तो हुआ, लेकिन यह अपराधी या अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। आवश्यकता का सिद्धांत इसी को प्रदर्शित करता है। तो चलिए हम अपनी चीजों को ऐसे ही आपको बताते हैं आगे। खैर आइए देखते हैं, हम आपको सेक्शन बाय सेक्शन चीजों को समझाएंगे, यहां से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि सेक्शन 96 से 106 साधारण अपवाद की बात करता है, 96 से 106 किसकी बात करता है? साधारण अपवाद की बात करता है। लेकिन इसमें देखिए, मैंने कहा कि धारा 76 से धारा 106 पढ़ना है, तो सबसे पहले आप देखिए धारा 76 क्या कहता है? तथ्य की भूल। धारा 76 सेक्शन 76 एक शब्द में देखिएगा, विधि का आबद्ध होकर के, विधि के आबद्ध होकर के, आबद्ध होकर के तथ्य के भूल के कारण, तथ्य के भूल के कारण, विधि के आबद्ध होकर के तथ्य के भूल के कारण न्यायिक कार्य करते हुए कारित अपराध, कारित अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं आता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। समझिएगा इस चीज को। मैं कह रहा हूं कि विधि के आबद्ध होकर के तथ्य की भूल के कारण, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, तथ्य की भूल के कारण न्यायिक कार्य करता हुआ अगर कोई अपराध कारित तो होता है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। मैं आपको दिखना चाहता हूं कि चीजें स्पष्ट दिख रही हैं कि नहीं? बिल्कुल चीजें पूरी दिख रही हैं, तो ये अपराध की श्रेणी में बेटा नहीं आता है। तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि साधारण अपवाद हम पढ़ रहे हैं, जहां से एग्जाम में सीधे सीधे एग्जाम्पल पूछे गए हैं। तो विधि का आबद्ध होकर के तथ्य के भूल के कारण कोई कार्य घट हो जाता है, कोई घटना घटित हो जाती है, तो ये अपराध नहीं होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल समझिएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि मान लीजिए कि राम मनोहर नाम का कोई अपराधी, राम मनोहर नाम का कोई अपराधी जो है, उसको पकड़ने के लिए रात्रि को पुलिस दबिश देती है। रात्रि को पुलिस जो है, पुलिस आप कहते हो ना छापा मारती है, छापा मारती है इसी के मोहल्ले में, और एक राम मनोहर को उठा करके रात को लाती है थाने लाती है रात को। ये चिल्ला रहे थे, हमने क्या किया, हमारा अपराध क्या है? राम मनोहर के नाम वारंट जारी हुआ है, पुलिस दबिश देती है इसी मोहल्ले में, राम मनोहर जी को उठा करके लाती है थाने में, और कहा जाता है कि सुबह के समय सीओ साहब ने या उस गवाह वो अभियुक्त को शिनाख्त किया गया, तो देखा ये गया ये राम मनोहर तो है, लेकिन लाना था राम मनोहर शर्मा जी को, और ले आ दिया गया राम मनोहर मिश्रा जी को। तो क्या हुआ? तथ्य की भूल हुई, मतलब नाम एक समान होने के कारण क्या हुआ? जाहिर सी बात है कि ये एक आम नागरिक है, सिविलियंस है, इसके साथ अपराध हुआ। क्यों? क्योंकि रात्रि के समय इसकी स्वतंत्रता को बाधित की गई, पुलिस ने इसको प्रताड़ित करते हुए मोहल्ले से उठा के लाए, लेकिन अफसोस
राम मनोहर नाम का यह व्यक्ति इसी मोहल्ले में रहता था। पुलिस क्लियर नहीं कर पाई कि राम मनोहर शर्मा जी हैं कि या मिश्रा जी हैं, और शर्मा जी अपराधी थे जिनके नाम वारंट जारी हुआ था, और पुलिस धोखे से मिश्रा जी को उठा के ले आई। बाद में जब शिनाख्त हुई तो यह बात स्पष्ट हो गई कि वो शर्मा जी को लाना था, हमने धोखे से राम मनोहर मिश्रा जी को लेकर के आ गया हूं। तो यहां देखिएगा नाम में एक कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि नाम एक बराबर था, एक जैसे था, और एक ही मोहल्ले की बात थी। तो पुलिस ने चीजों को ध्यान नहीं दिया, और इस चीज को थोड़ा फोकस में लीजिएगा कि तथ्य की भूल हुई है और अपराध हुआ, खास करके न्यायिक कार्य करते हुए। न्यायिक कार्य करते हुए तथ्य की भूल हुई है, अपराध हुआ है, पुलिस ने के द्वारा अपराध कारित हुआ है, लेकिन यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। चीजों को थोड़ा क्लियर समझिएगा कि तथ्य की भूल के कारण अगर ऐसा अपराध होता है तो यह बेटा अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसा सुरक्षा डिफेंस या एक न्यायपालिका के द्वारा एक डिफेंस दिया जाता है कि तथ्य की भूल के द्वारा न्यायिक कार्य करता हुआ अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध आप कर देता है तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको स्पष्ट है और क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे धारा 77। हम बात करेंगे धारा 77, ठीक है। आइए बात करते हैं, हम बात करेंगे धारा 77। आइए, तो खास करके मैं बात करना चाहूंगा धारा 77। अच्छा देखिए ये क्या कहता है, न्यायिक कार्य करते हुए, न्यायिक कार्य करते हुए, न्यायिक कार्य करते हुए, न्यायाधीश के द्वारा कारित अपराध न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश के द्वारा कारित अपराध, क्या अपराध होगा? अपराध नहीं होगा। 77 बेटा कहता है कि मान लीजिए कि जज साहब ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दे दी, फांसी की सजा दे दी, और उस व्यक्ति को फांसी दे दिया गया, तो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश के द्वारा यह किया गया अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अपराध की श्रेणी में बेटा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहने का तात्पर्य है कि न्यायिक कार्य करता हुआ, न्यायिक उन्मुख कोई व्यक्ति न्यायिक कार्य को करता हुआ जज ने किसी को मृत्युदंड या फांसी की सजा दी तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि धारा 77 बात करती है, आपने याद रखा 76 में तथ्य की भूल, न्यायिक कार्य करते हुए तथ्य की भूल की बात कर रहा है। 77 में याद रखिएगा न्यायाधीश का कार्य, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य अपराध नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे 77 के बाद 78 की बात करेंगे, ये जरूर समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे धारा 78। देखिए हम बात करेंगे धारा 78। न्याय के आबद्ध हो करके, न्याय के आबद्ध हो करके न्यायोन्मुख या न्यायोन्मुख होकर के न्यायिक कार्य करते हुए जल्लाद द्वारा किया गया कार्य, ध्यान रखिएगा
ये जो न्यायोन्मुख लिखा हुआ है, आप इसको एक शब्द और लिख सकते हैं, न्याय के आबद्ध होकर के, न्याय के आबद्ध लिख सकते हैं, आबद्ध, न्याय के आबद्ध होकर के, ध्यान दीजिएगा शब्दों को, न्यायिक कार्य करता हुआ, है ना, जुडिशरी वर्क करता हुआ कोई जल्लाद कार्य करता है तो यह अपराध नहीं होगा। 78, अभी आपने 77 में देखा कि जज साहब ने अनाउंसमेंट किया कि किसी व्यक्ति को फांसी दे दिया जाए, हैंगिंग टिल डेथ की बात करते हैं, मृत्युदंड देने की बात करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जज साहब ने आदेश दिया और जल्लाद ने क्या कर रहा है, न्याय के आबद्ध होकर के, न्याय से, है ना, न्याय से आबद्ध होकर के न्यायिक कार्य करता हुआ, खास करके न्यायिक कार्य करता हुआ जल्लाद ने किसी को फांसी दे दिया तो इसने किया तो अपराध, भाई हत्या किया ना, लेकिन यह अपराध की श्रेणी में बेटा नहीं आएगा। तो न्यायिक कार्य करते हुए, न्याय से आबद्ध होकर के न्यायिक कार्य करता हुआ कोई भी जल्लाद ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जल्लाद द्वारा किया गया कोई भी काम अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी, है ना। अब देखिए, अब हम बात करेंगे धारा 79, ठीक है, धारा 79 की बात करेंगे। तो थोड़ा इसको समझिएगा, इसको कैसे अपडेट करना है। देखिए, मैंने कहा धारा 79, ठीक है, तो इसको थोड़ा देखिए ये कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा विधि के आबद्ध होकर के, ध्यान रखिएगा, विधि का आबद्ध होकर के, विधि के आबद्ध होते हुए होकर न्यायिक कार्य करता हुआ, न्यायिक कार्य करता हुआ कारित अपराध, यहां ध्यान रखिएगा, यहां न्यायिक कार्य नहीं लिखना है। विधि के आबद्ध होकर के कार्य करता हुआ, विधि के आबद्ध होकर के कार्य करता हुआ, कार्य करता हुआ, करता हुआ कारित अपराध, कारित अपराध अपराध श्रेणी में नहीं आएगा। अपराध की श्रेणी में, अपराध श्रेणी में भैया नहीं आएगा, नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, विधि के आबद्ध होकर के कार्य करते हुए कारित अपराध, विधि के आबद्ध होकर के कार्य करता हुआ कारित अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, अपराध की श्रेणी में भैया नहीं आता है। तो थोड़ा इसको समझिएगा कैसे हो सकता है। विधि के आबद्ध होकर के कार्य करता हुआ कारित कोई भी अपराध जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। कहने का तात्पर्य है कि आपने देखा, अभी आपने पढ़ा 77, 76 क्या पढ़ा, विधि के कार्य करते हुए तथ्य की भूल अपराध नहीं है। 77 देखा कि न्यायिक कार्य करता हुआ न्यायाधीश का कार्य। 76 के बाद 77, 78 में आपने देखा कि जल्लाद के द्वारा कारित अपराध अपराध नहीं है, जल्लाद के द्वारा कारित अपराध अपराध नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि 76 के बाद 77, 78 में देखा जल्लाद का। उसके बाद मैं वही बात कर रहा हूं 79 कि विधि के आबद्ध होकर के, कैसा, विधि का आबद्ध होकर के कार्य करता हुआ कारित अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। खास करके आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि धारा 76 और धारा 79 एक जैसा है। तो 76 में भी आपने देखा है कि विधि के आबद्ध होकर के न्यायिक कार्य करता हुआ कारित अपराध। तो ध्यान रखिएगा, उसमें इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, वहां तथ्य की भूल शब्द लिखा गया है और यहाँ क्या है कि विधि के आबद्ध होकर के कार्य किया गया कार्य अपराधों की श्रेणी में नहीं आएगा। इसका मतलब है जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो
आरटीओ ऑफिस जाकर के गाड़ी को चलाने का, वाहन को चलाने का वैध लाइसेंस बनवा लिया है, वाहन को चलाने का वैध लाइसेंस बनवा लिया है। कोई व्यक्ति है, वाहन को चलाने का बेटा वैध लाइसेंस बनवा लिया है और उसके पास गाड़ी का कंप्लीट कागजात है। समझिएगा बात को, विधि के आबद्ध होकर के वो कानूनन रूप से बिल्कुल वैलिड है, इनवैलिड नहीं है, वैलिड है और वो विधि आबद्ध होकर के नियम पूर्वक, न्याय पूर्वक कार्य कर रहा है। मान लीजिए वो अपना वाहन गाड़ी चला रहा है और उससे हो गया एक्सीडेंट, तो एक प्रकार से उसे डिफेंस मिलेगा, उसे प्रतिरक्षा मिलेगा, उसे बचाव अपना करने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि विधि के आबद्ध होकर के उसका खुद का डीएल है, गाड़ी का कागज है, जितने प्रकार के वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं आरटीओ से सब वो अप्रूवल करके रखा है ना। वो अपनी योग्यता भी कंप्लीट कर चुका है, खास करके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 साल कंप्लीट कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में भले ही उससे एक एक्सीडेंट हो गया, एक अपराध हो गया, लेकिन फिर भी यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो न्यायिक कार्य करता हुआ तथ्य की भूल 76 में था, जबकि यह क्या कह रहा है, विधि के आबद्ध होकर के कार्य करता हुआ कालिक अपराध। तो 79 को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें एग्जाम्पल यह है कि किसी व्यक्ति के द्वारा गाड़ी चलाते हुए अचानक एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसने आरटीओ से सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा रखे हैं, है ना, वो एज भी उसकी कंप्लीट 18 प्लस में है, तो वो किसी भी प्रकार का इनवैलिड नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि वो अपराध भले ही किया है, लेकिन फिर भी उसे डिफेंस और सुरक्षा मिलेगी। बात समझ में आई? अच्छा, आगे देखिए। अब हम बात करेंगे भैया 79 के बाद सेक्शन 80। अब हम बात करेंगे धारा 80 की, ठीक है। अब हम आपसे बात करेंगे धारा 80 की बात करेंगे। आइए, खास करके अगर मैं आपसे बात करूं धारा 80 की, तो आप देख सकते हैं धारा 80 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से कई बार प्रश्न भी पूछा गया है। धारा 80 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक शब्द में चीजें समाप्त हो जानी चाहिए। सावधानी पूर्वक, क्या मैंने लिखा, बिल्कुल सावधानी पूर्वक कार्य करते हुए दुर्घटना कारित होना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अपराध की श्रेणी में भैया, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कौशल से, बिल्कुल सावधानी पूर्वक। ये आपको यहां पर ये लिखना जरूरी है। कैसा? सावधानी पूर्वक कार्य करता हुआ। मान लीजिए कोई स्कैंडल हो गया, कोई घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो इसमें भी आप मान चलिए कि यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। हुआ तो अपराध, लेकिन इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया। इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि सड़क के किनारे आप कुल्हाड़ी लेकर के बिल्कुल सावधानी से सड़क के एक किनारे दूसरे छोर पर लकड़ियां काट रहे हैं, बिल्कुल सावधानी पूर्वक इसका ध्यान रख करके कि कोई भी व्यक्ति घायल न हो, चोटिल न हो, किसी को किसी प्रकार का क्षति न हो, नुकसान न हो। ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि कुल्हाड़ी काटते काटते आपके कुल्हाड़ी का आगे का जो लोहा है, जिसे हम लोग फल कहते हैं, लकड़ी के आगे, कुल्हाड़ी के हत्थे के आगे जो लोहा है वो स्लिप हुआ, उसमें फिसलता है और वो स्लिप होकर के किसी व्यक्ति के ऊपर जा गिरा।
जैसा कि सड़क पर व्यक्ति जा रहे हैं, अगले व्यक्ति ने, जो व्यक्ति लकड़ी काट रहा है, बहुत सावधानी पूर्वक लकड़ी एक किनारे काट रहा है, लेकिन अचानक उसके कुल्हाड़ी का फल जो है स्लिप करके, फिसल करके सड़क पर जा गिरा, जिससे कि एक व्यक्ति चोटहिल हुआ, यहां तक कि शायद उसकी मृत्यु भी हो गई। ऐसी स्थिति में आप मान लीजिए कि अपराध तो घटित हुआ, लेकिन उस व्यक्ति को जो लकड़ी काट रहा है उसको अपना बचाव, अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। क्या कि सावधानी पूर्वक कार्य करता हुआ। इसमें यह क्लियर करना होगा, यह क्लासिफाई करना होगा कि माय लॉर्ड, है ना, कि हमने बिल्कुल सावधानी का ध्यान रखा था, लेकिन अचानक ऐसी घटना हुई है। तो अगर दुर्घटनाकारी तो होती है, हालांकि मैंने बिल्कुल सावधानी पूर्वक सड़क से दूर काट रहा था और हत्था अचानक स्लिप कर गया, लोहे का ये जो भाग है कुल्हाड़ी का निकला और पता नहीं कैसे, है ना, ये चुटहिल हुए और ऐसी घटना हो गई। दुर्घटना तो हुई, लेकिन उस कुल्हाड़ी वाले व्यक्ति को डिफेंस मिलेगा। उसे क्या है, उसे डिफेंस मिलेगा, उसे भी अपनी बात रखने का और डिफेंस का एक अधिकार है। लेकिन हाँ, सावधानी पूर्वक कार्य किया जा रहा हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो 80 यही कहता है, सावधानी पूर्वक कार्य करते हुए दुर्घटना कारित होना, दिस इज अ क्राइम, अपराध तो है, लेकिन ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने सावधानी का विशेष ध्यान रखा था। ठीक है, यस हो गया। अब ऐसे देखिए एक्टिव 1 क्या कहता है। एक्टिव 1 में तो कई बार सीधा एग्जाम्पल पूछ लिया है। आइए हम बात करते हैं कि एक्टिव 1 क्या कहता है। चलिए देखिए भैया, अगर मैं आपसे बात करूं धारा एक्टिव 1, किसकी बात करूं? धारा एक्टिव 1 की बात करूं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा एक्टिव 1 क्या कहता है। ये कहता है आवश्यकता का सिद्धांत। क्या कहता है? आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत एक्टिव, ये काफी इंपॉर्टेंस है। क्यों? मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि 10 इमारतें ऐसी लगी हुई हैं, किसी एक इमारत में आग लग गई, तो कोई व्यक्ति अगली इमारत को गिरा दिया, जिससे कि आगे की 3-4 इमारतें बच गई। तो यह भले ही इमारत को गिराया तो इसमें अपराध हुआ है, क्राइम हुआ है, लेकिन यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 81 उसे डिफेंस देगा। यही है आवश्यकता का सिद्धांत। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगला एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कि 10 लोग नाव से जा रहे हैं और अचानक नाविक को लगता है कि भार ज्यादा है, अब ये डूब जाएगी नाव, अब मैं नाव को लेकर के उस पार नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में 2 लोगों को उठा करके नाव से बाहर फेंक दिया और मान चलिए कि उससे 7-8 लोग क्या हैं, कुल 10 लोग हैं, 2 लोग फेंक दिए गए, 8 लोग बचे हैं सुरक्षित और वो सुकून से उस पार आ गए। तो 10 को बचाने के लिए अगर 1-2 लोगों को हटा दिया गया नाव से, 8 बच गए, तो इसका मतलब है कि भले ही नाविक के द्वारा अपराध हुआ, लेकिन आवश्यकता के सिद्धांत के तहत सेक्शन 81 उसे डिफेंस देगा, उसे सुरक्षा देगा। वो अपनी बात रख सकता है कि आवश्यकता के सिद्धांत के तहत हमने ऐसा किया। इसका एक अपवाद भी है, मैं उसकी भी चर्चा करना चाहता हूं। जैसे देखिए, आवश्यकता के सिद्धांत का एक अपवाद भी है। अपवाद देखिए, एग्जाम्पल जैसे डेविड वर्सेस स्टेफन। डेविड वर्सेस बेटा स्टेफन, ठीक है, डेविड वर्सेस स्टेफन। कहा जाता है कि एक बच्चा एक बुजुर्ग के साथ नाव से निकला और कहा जाता है कि दिशा भ्रम होने के कारण, दिशा क्लियर न होने के कारण ये दोनों समुद्र में भटक गए और काफी दिन बाद ये अपने टापू, अपने द्वीप, अपने देश पहुंचते हैं। तो कहा यह गया कि स्टेफन से पूछा गया कि डेविड कहाँ है, तो इसने इस बात को कबूला कि मैंने डेविड को मार के खा लिया, नाव में ही मार के खा लिया। इसके
इसके द्वारा अपराध किया गया। ये क्या किया गया? क्राइम किया गया, अपराध हुआ, एक बच्चे को उसने मार के खा लिया है। जब कोर्ट में इससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इसने अपना बचाव दिया, आवश्यकता का सिद्धांत। इसके वकील ने अपना पक्ष रखा कि माय लॉर्ड, अगर ये इसको न खाता तो शायद ये जिंदा न रहता, ये खुद जिंदा रहे, इसीलिए इसने डेविड को मार करके इसके तड़ियों को खा गया, जिसकी वजह से आज ये जिंदा है। ये आवश्यकता के सिद्धांत का सहारा लेकर के बचना चाहा और इसको एक डिफेंस के रूप में बताया। लेकिन इसके केस में याद रखिएगा, कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि आप खुद के हित से प्रेरित होकर के अपने ही जैसे किसी दूसरे जान को, किसी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और ये अगर आपने नुकसान पहुंचाया है तो उसी तरह के अधिकार और स्वतंत्रता इसकी बाधित हुई है। आपके द्वारा क्या हुआ है? एक अपराध हुआ है। आवश्यकता का सिद्धांत का मतलब ये नहीं कि आप अपने ही तरह किसी व्यक्ति को मार के खा जाइए और कहिए कि हमें जिंदा रहना था तो उसको मारना जरूरी था। तो ये खास करके स्वहित से प्रेरित था, ये स्वार्थ से भरा हुआ था। ऐसे केस को कोर्ट ने तुरंत डिसमिस किया। इस कोर्ट ने तुरंत स्टीफन को अपराधी करार करते हुए उसे दंड मुहैया कराया गया, उसे पनिशमेंट दिया गया। तो कभी कभी ऐसे केसेस में अपवाद भी आ जाते हैं, जैसे डेविड बनाम स्टीफन का वाद। इसने आवश्यकता के सिद्धांत का सहारा तो लेना चाहा, लेकिन काम नहीं बन पाया। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा सेक्शन 82 की बात करेंगे, सेक्शन 82 की बात करेंगे। आइए ऐसे ही सेक्शन बाई सेक्शन चीजों को पढ़ते चलिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने बेटा आपको बताया कि साधारण अपवाद के अंतर्गत धारा 76 से लेकर के 106 की बातें करनी है। खास करके 76 में आपने देखा कि न्यायिक कार्य करता हुआ तथ्य की भूल, पुलिस के द्वारा कोई ऐसा अपराध हो जाता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। 77 न्यायाधीश के कार्य की बात करता है, अपराध तो होता है ना, फांसी की सजा किसी को दे दिया तो अपराध तो कर दिया, लेकिन फिर भी न्यायाधीश को क्रिमिनल या अपराधी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। 77 के बाद आपने 78 देखा, जल्लाद के द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। 79 में आपने देखा कि विधि के आबद्ध होकर के नियमित नियम पूर्वक न्यायिक कार्य करता हुआ कोई व्यक्ति है, वो अपराध करता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। उसके बाद 80 देखा है आपने, दुर्घटना कारित होना सावधानी पूर्वक अपराध की श्रेणी में नहीं आता। उसके बाद मैंने आपको 81 बताया। तो चीजों को थोड़ा एक छोटे छोटे बेसिक पार्ट में बांट करके दिमाग में रखिए, एग्जाम में आपको चीजें ऐसे ही मिलेंगी। आइए 81 के बाद बात करते हैं 82। तो ये है धारा 82, धारा 82। तो 82 धारा में देखिए क्या अपडेट है, हम उसको बताना चाहेंगे। खास करके सेक्शन 82, धारा 82 क्या कहता है? ये कहता है 7 वर्ष के कम उम्र के बच्चे के द्वारा कारित अपराध की श्रेणी में बेटा नहीं आता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ध्यान रखिएगा, 7 वर्ष के कम उम्र के बच्चे के द्वारा कारित अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं कहना क्या चाहता हूं। मान लीजिए कि 7 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा है, उससे कोई क्राइम या अपराध हो जाता है, तो यह उसको बचाव का अधिकार देता है। हाँ, लेकिन उस बच्चे को यह जरूरी है कि क्या घटना घटित हो गई इसका विशेष ज्ञान या है ना अनुमान न हो। मान लीजिए कि आपने अपनी लाइसेंसी बंदूक कहीं रखी है
और उस लाइसेंसी बंदूक को उठा करके किसी बच्चे ने किसी पर चला दिया, वहां पर हत्या हो गया या कोई घटना हो गई, तो हो सकता है कि बच्चे को वहां डिफेंस मिलेगा, बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस व्यक्ति की बंदूक है उसको वहां पर पनिशमेंट मिल जाए। क्यों? क्योंकि अब उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी लाइसेंसी बंदूक को बच्चों की पहुंच से दूर रखे। ठीक है, आप समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर कुत्ता काटता है तो जाहिर सी बात है कि अब कुत्ते के ऊपर तो हम मुकदमा नहीं करेंगे, लेकिन अगर वही कुत्ता कोई लेके टहलाने गया है और वो कुत्ता काट लिया तो कुत्ते के मालिक के ऊपर हम मुकदमा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस कुत्ते ने क्यों काटा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको ऐसे पकड़ के रखिए, ऐसी जगह पर रखिए जिससे कि आम जनमानस प्रताड़ित न हो, आम जनमानस की क्षति न हो। ये उस कुत्ते के मालिक की जिम्मेदारी थी। खैर, आप समझदार हैं, चीजों को क्लासिफाई कर लीजिए। आइए, धारा 82 क्या कहता है? 7 वर्ष के कम उम्र के बच्चे के द्वारा कारित अपराध की श्रेणी में नहीं आता। चलिए, अब हम क्या बात करेंगे? 82 के बाद 83 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 83 की बात करेंगे। आइए, धारा 83। अच्छा, सेक्शन 83 क्या कहता है? देखिए, ये कहता है 7 वर्ष से कम तथा 7 वर्ष से, आप देखिए यहां पर कहा गया है 7 वर्ष से अधिक, कम मत लगाइएगा, 7 वर्ष से अधिक तथा 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा कारित अपराध। कहने का तात्पर्य है कि 82 में मात्र कहा गया था कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के द्वारा अपराध किया जाए, और 83 कहता है कि 7 वर्ष से अधिक लेकिन 12 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा है और उससे कोई अपराध कारित होता है तो ये भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, उस बच्चे की मनोवृत्ति और मनोविचार, मनोदशा ऐसी होनी चाहिए कि हो रही घटनाओं से वो अनभिज्ञ हो। ठीक है, तो आपने देखा 83। अब हम बात करेंगे बेटा 84 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 84 की बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं धारा 84 की। तो धारा 84, इसको देखिए, इसमें क्या हो सकता है? धारा 84 में क्या हो रहा है? कहा जाता है पागल व विक्षिप्त व्यक्ति के द्वारा कारित अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। मान लीजिए कोई पागल या विक्षिप्त व्यक्ति है, मेंटल व्यक्ति है और उससे कोई अपराध कार्य हो जाता है तो क्या करोगे? उसको फांसी दिलवा दोगे। कहीं आप मार्केट में जा रहे हो, कोई पागल कोई व्यक्ति आया, पीछे से एक थप्पड़ मारा, घूमते तो पागल निकल गए, तो क्या करोगे? हाथापाई कर लोगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? दिमाग ये कहता है पागल है, जान। आप उससे लड़ोगे तो तीसरा आदमी आकर के यही कहेगा, यार पागल हो क्या? पागल से लड़े पड़े हो। कहने का तात्पर्य है कि पागल व्यक्ति विक्षिप्त व्यक्ति है जिसे यह आभास हो। अब ये नहीं कि आप किसी को गोली मार दीजिए, बोलिए पागल हो गए, है ना? तो पागल विक्षिप्तता का मतलब है बेटा, चीजों को ध्यान देना है कि आप पागल होने चाहिए, मेडिको ने आपको अप्रूवल किया हो, है ना? कुछ लोग होते कांड कर देते, बोलते हैं पागल हो गए माय लॉर्ड, है ना? कुछ पता नहीं था, ये बता रहे हो बचने के लिए, यही पता है कि तुम पागल नहीं हो। ठीक है, तो एक एक चीजों को बहुत बारीकी से पकड़ा जाता है, क्योंकि जो न्यायाधीश है, जो ऊपर बैठा है, सामने बैठा है, वो भी, है ना, चीजों को देख चुका है और कानून का वो भी एक तरह से मर्मज्ञ है, विधि का ज्ञाता है।
कहने का तात्पर्य मैं बस यही कहना चाहता हूं कि पागल व विक्षिप्त व्यक्ति है उसके द्वारा कभी अपराध होता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं होगा, लेकिन इसके लिए यह अप्रूवल करना होगा, कोर्ट में यह सिद्ध करना होगा कि भैया वाकई में पागल है ना। कांड करके पागल नहीं बनना है, ध्यान रखना। कांड कर दो फिर बता दो पागल हो गया थोड़ा, ठीक है। तो वो पागल पहले से होना चाहिए, ऐसा अगर व्यक्ति करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। पागल व विक्षिप्त व्यक्ति। अब देखिए हम 85 और 84 हो गया, सॉरी। अब आपको बेटा 85, 86 खास करके 84 हुआ, 85 धारा और धारा 86 एक साथ याद करना होगा। धारा 85 और धारा 86 एक साथ याद करना होगा। चलिए देखिए कैसे। ये कहता है अस्वैच्छिक मतता। ये क्या कहता है? अस्वैच्छिक मतता, मतता, ठीक है। ये कहता है ऐच्छिक मतता, मतता, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा आपका आशय या दुराशय नहीं है। क्या है? दुराशय न हो, आशय, दुराशय और ज्ञान न हो। ध्यान दीजिएगा 85 कहता है कि मान लीजिए कि आपने मदिरा पिया है, आपने मद्यपान किया है, मद्यपान किया है और वो मद्यपान किसी अपनों लोगों ने आपको न जानते हुए धोखे से पिला दिया है, उसमें आपकी इच्छा नहीं थी और ऐसी स्थिति में आपसे कोई घटना कारित हो जाता है जिसमें न आपकी दारू पीने की आपकी इच्छा नहीं थी, आपकी दारू पीने से दिमाग को काम नहीं किया, आपने कोनो कांड कर दिया। ऐसी स्थिति में आपका दुराशय इसमें नहीं था कि कांड कर दूं, हम तो है ना दिमाग काम नहीं कर रहा था, घटना हो गई। ऐसी स्थिति में अगर ऐसी स्थिति में आपने यह सिद्ध कर दिया कि यह हमने जो भी अल्कोहल लिया है इसमें हमारी स्वैच्छिक स्थिति नहीं थी, हम ये अस्वैच्छिक मतता थी, मतलब कि किसी दूसरे ने आपको ये चीजें पिलाई थी जो कि आपकी जानकारी के बगैर था और ऐसी स्थिति में घटना हो गई तो आपको बेटा कोर्ट बचाव देती है, डिफेंस देती है। सेक्शन 85 जैसे समझिए 2 मित्र 3 मित्र का है, दरोगा हो गए। अब 3 लोग दरोगा हो गए, तीनों बोले चलो पार्टी करके आते हैं, तीनों पार्टी करने गए। पता चला कि तीनों में एक कभी नहीं पीता नहीं, कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब बस यही है कि आप बेटा आप समझ सकते हो, समझदार समझ लेना। तो कहने का तात्पर्य है कि आप पीते नहीं हो, दोनों ने आपको चढ़ा पी लो कुछ नहीं होगा, है ना, बड़ी अच्छी चीज है। आपने भी क्या किया है ना, दरोगा हुई है, मतलब आदत डालनी जरूरी है। मतलब कोई आदत डालने की बात नहीं, मतलब एक शौक में लोग है ना, बड़े घर के लोग पी जाते हैं, आप लोग जैसा कि जान सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने पी लिया और पीने के बाद उसका सिस्टम काम करना बंद कर दिया और वो घर जाते जाते बीच में कोनो हत्या या कोई घटना, कोई ऐसे वारदात को अंजाम दे दिया कि जो क्या था अस्वैच्छिक मतता की वजह से की गई थी। तो ये आपको धारा 85 डिफेंस देगा, ठीक है। यही 86 क्या कहती है? 86 कहती है, ऐच्छिक मतता की बात करती है कि आपने अपनी इच्छा से अल्कोहल लिया और ऐसी स्थिति में आपका कोई दुराशय नहीं था, आपको क्या हो गया इसका ज्ञान नहीं था और इस आशय के अभाव में आपसे कोई घटना हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी उस घटना के बाद भी आपको न्यायपालिका कोर्ट 86 धारा के तहत डिफेंस देगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये सब रही बातें। धारा खास करके 76, 77 है ना, उसके बाद 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। अगली जो धाराएं हैं हम आपको अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। 86 के बाद 87, 88, 89, 90, 91, 92 ऐसी चीजों को हम लोग खास करके धारा 106 तक पढ़ेंगे, जहां से एग्जाम में साल दर साल प्रश्न बन रहे हैं। तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। गुड डे, सबक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।